वेलकम टू द लीडिंग फिजिक्स प्लेटफॉर्म। देखें स्टूडेंट्स, फिजिक्स में स्टूडेंट्स को सिर्फ दो किस्म का मसला होता है। पहली किस्म का मसला न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का होता है, दूसरी किस्म का मसला एमसीक्यू का होता है। मैंने इससे पिछली वीडियो की है जिसके अंदर मैंने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का बेस्ट मेथड बताया है, और आज की जो वीडियो है ये स्पेशली एमसीक्यू सॉल्यूशन के मुतालिक है। और पहले यहाँ ये बात क्लियर कर लें कि एमसीक्यू सॉल्व करने की मैं दो वीडियोस बनाने वाला हूँ, एक वीडियो ये और एक वीडियो इससे आगे वाली। इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि किस तरह आप सिर्फ 5 मेथड की एमसीक्यूज को अच्छी तरह कर लें, आप फिजिक्स की हर किस्म की एमसीक्यू सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ याद रखें, मेरे इस लेक्चर को इस वक्त हर किस्म का स्टूडेंट सुन रहा होगा, मैट्रिक का, एफएससी का, एंट्री टेस्ट का, हर किस्म का बंदा इसको सुन रहा होगा। तो मैंने ये जो 5 किस्म की टेक्निक्स और एमसीक्यूज बतानी है ये सब के लिए वैलिड होंगी, और इस वीडियो के एंड तक आप जरूर देखें। देखें स्टूडेंट्स, फिजिक्स में एमसीक्यूज दो किस्म की पूछी जाती हैं, या तो स्टेटमेंटल बेस्ड एमसीक्यू होगी या फिर कंसेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यू होगी। अगर मैं स्टेटमेंटल बेस्ड एमसीक्यू की बात करूं तो वो किस हवाले से पूछी जाती हैं। स्टेटमेंटल बेस्ड एमसीक्यू के अंदर या तो आपसे सिर्फ एज इट इज बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं, या फिर कोई टिट बिट्स, कोई दिलचस्प मालूमात साइड पर दी गई होती हैं वो पूछी जा सकती हैं, या फिर कोई साइड इंफॉर्मेशन होती है वो पूछी जा सकती है, या फिर कोई टेबल, जिस तरह अगर मैं मेजरमेंट वाला चैप्टर उठाऊं उसके अंदर टेबल्स की बात कर लें तो उसके अंदर प्रीफिक्सेस की टेबल दी गई है, वहां से वैल्यूज पूछी जा सकती हैं। सिमिलरली फाइनली या तो कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल कोई फैक्ट होगा तो वो पूछे जा सकते हैं। ये 5 किस्म के एमसीक्यूज हैं जो कि स्टेटमेंट बेस्ड हैं। ये तमाम की तमाम एमसीक्यूज आपको मेमोराइज करनी होगी। इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जिससे आप इनको याद करें। ये जस्ट आपको एज इट इज मेमोराइज करना होगा, दूसरे लफ्जों में कहूं तो रट्टा लगा लेना होगा। क्लियर बात, ये तो हर बंदा कर लेता है। लेकिन इशू कहां था फिजिक्स एमसीक्यूज के अंदर कि कंसेप्चुअल बेस्ड एमसीक्यू में इशू आने लग जाता है। मैं कंसेप्चुअल बेस में मैंने अब तक जितना एनालिसिस किया, मुझे 5 किस्म के एमसीक्यूज के अलावा कोई एमसीक्यूज नहीं मिली। 5 किस्म के एमसीक्यूज कौन सी हैं? देखें, सबसे पहले या तो हमें ऐसी एमसीक्यूज दी जाएंगी जिसमें फार्मूला लगाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा, यानी कि हमें चंद वैल्यूज दी गई होंगी और हमने उसके अंदर सूटेबल फार्मूला लगा के हमने सॉल्यूशन निकाल लेना होगा। या दूसरी किस्म का एमसीक्यू होगा, ये मेरा फेवरेट किस्म की एमसीक्यूज होती हैं जिसके अंदर हमें फार्मूले के साथ या फिर इक्वेशन के साथ खेलना पड़ता है। अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरह हम इक्वेशंस और फार्मूले के साथ खेलते हैं। उसके बाद फिर थर्ड किस्म की एमसीक्यू आ जाती है ग्राफिकल अप्रोच, यानी एक टेक्निकल किस्म की अप्रोच होती है। टेक्निकल किस्म के एमसीक्यूज हैं, और ये भी मैं आपको 3-4 किस्म के एमसीक्यूज ऐसा प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा ताकि आप पता लग जाए कि किस किस्म के एमसीक्यूज आ जाती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपने फर्दर एमसीक्यूज सॉल्व करनी होगी। और चौथे नंबर पर जो एमसीक्यू आती है, चंद किस्म के सर्किट बना दिए जाते हैं, उन सर्किट के अंदर कुछ भी नहीं होता, हमें ऐसा लग रहा होता है कि बहुत हैवी सर्किट्स है, हमें जस्ट छोटी सी ट्रिक यूज करनी है और ट्रिक के बाद हमें इजीली सॉल्व कर लेना उसको। ये भी मैं सिखाने वाला हूं। और उसके बाद कुछ ट्रिकी एमसीक्यूज होती हैं, और वो ट्रिकी एमसीक्यू में चंद ट्रिक्स होती हैं जो बुक के अंदर मौजूद नहीं होती, लेकिन हम खुद से उसके अंदर ट्रिक्स अप्लाई करके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इन 5 किस्म की एमसीक्यूज को 1 बाय 1 करके मैं विद एग्जांपल सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। अच्छा देखें, तो पहली किस्म की जो कंसेप्चुअल एमसीक्यू अप्रोच एमसीक्यू मैंने आपको बताई, वो पहली किस्म की एमसीक्यू थी फार्मूला बेस्ड एमसीक्यू, यानी कि इस तरह के एमसीक्यू के अंदर हमें कुछ वैल्यूज दे दी जाती हैं और उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने एक सिंपल सा फार्मूला लगाकर आंसर लेना होता है। तो सबसे पहले मैं एक एमसीक्यू रीड करता हूं, इससे रिलेटेड मैं आपको 2 एग्जाम्पल करके दिखाने वाला हूं। पहले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं एक एमसीक्यू रीड करता हूं। वो एमसीक्यू ये है कि अ बैटरी मूव्स अ चार्ज ऑफ 40 कूलम्ब अराउंड अ सर्किट एट कांस्टेंट रेट इन 20 सेकंड, द करंट विल बी। तो देखें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या है हमारे पास कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसने खुद बताया, आपको देखें ऊपर स्टेटमेंट नजर आ रही है, उसमें वो कहते हैं कि बैटरी में से
40 कोलम्ब चार्ज पास होते हैं, वो एक सर्किट में से गुजरते हैं और उनको गुजरने में टाइम 20 सेकंड लगता है। ठीक है, यानी की पॉइंट्स हमने निकाल लिए। दो चीजें उसने दी हैं। पहली चीज क्या दी उसने? चार्ज। तो मैंने यहां पर क्यू लिख दिया चार्ज, और टाइम कितना लगा उन चार्जेस को आने में? 20 सेकंड। तो कहते हैं बताएं इसका करंट कितना था, यानी हमने करंट मालूम करके देना है। अब सिंपल सी इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में से एक फार्मूला लगा सकते हैं, और फार्मूला हमारे पास क्या है? I = Q/T। यानी इस तरह के MCQ के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक फार्मूला शीट होनी चाहिए और एक फार्मूला बैंक होना चाहिए, और आपको हर वक्त पता हो कि इस तरह के पैरामीटर आ जाएं तो ये फार्मूला लगेगा। जिस तरह मैंने अभी ये दो पैरामीटर देखे और मुझे पता लग गया कि कौन सा फार्मूला लगना है। अब मैं सिंपली जल्दी से यहाँ एक फार्मूला लगा देता हूँ, और वो फार्मूला हमारे पास है I = Q/T। तो मैंने ये सिंपल फार्मूला लगाया और फार्मूला लगा के यहाँ पर वैल्यूज पुट की 40/20, तो मुझे यहाँ से आंसर मिल गया 2 एम्पेयर, यानी ये करंट का आंसर मिल गया। अब यहाँ देखें 2 एम्पेयर आंसर है, यानी हमें ये तो पता लग रहा है कि इसका बीटा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है बात ये? अब यहाँ दो चीजें मैं आपको क्रिटिकली क्लियर कर दूं, जो कि इस MCQ का हिस्सा नहीं है, लेकिन बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑप्शन आपको दे रहा हूं। एक ही चीज ये देखें, जब आपको इस तरह MCQ सॉल्व करना ना आ रही हो तो एक ट्रिक बता रहा हूं कि आपने किस तरह अंदाजा लगाना है कि कौन सी MCQ ठीक होगी। तो याद रखें, एक्सट्रीम वैल्यू वाला आंसर कभी भी नहीं होगा। एक्सट्रीम वैल्यू का क्या मतलब है? एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब है कि वो ऑप्शन जो बाकी 3 ऑप्शन से काफी दूर हो। जैसे देखें 0.5 है, 2 है, 3 है, ये करीब करीब है, लेकिन 60 एम्पेयर बहुत दूर है। इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा इसका आंसर। तो आपने आंख बंद की इसको गलत कर देना है। यानी इस तरह ये एक हम एलिमिनेशन मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि एलिमिनेशन मेथड को किस तरह यूज करते हैं MCQs को सॉल्व करने के लिए। तो ये थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड की तरह भी मैंने आपको टच दे दिया। क्लियर है बात ये? इसके साथ एक और चीज आपको यहां बता रहा हूं कि बाय 1 गेट 1 फ्री। देखें यहां पे फार्मूला यूज किया, फार्मूला क्या था? I = Q/T। और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या देख सकते हैं? इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें एक और तरह के MCQ भी दी जा सकती हैं, और वो MCQs क्या है? डायमेंशन से रिलेटेड है। डायमेंशंस एंड यूनिट्स, डायमेंशन और यूनिट वाली MCQs दी जा सकती हैं। अब डायमेंशंस और यूनिट वाली MCQs में किस तरह होगी? फार्मूला आपको आना चाहिए, यानी कि हर वक्त आपके माइंड में फार्मूला शीट मौजूद हो। यानी मैं अगर इसी फार्मूले की बात करूं, और ये फार्मूला हमारे पास है I = Q/T। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको जो यानी कि MCQ पूछी जाएगी वो यूनिट पूछ लिया जाएगा कि करंट का यूनिट क्या है, SI यूनिट क्या है, या बेस यूनिट क्या है। तो अगर SI यूनिट की बात करूं तो वो क्या होगा? एम्पेयर। चूंकि करंट को एक साइंटिस्ट था एंड्रे मैरे एम्पेयर, उसने इंट्रोड्यूस कराया था, उसी मुनासबत से उसका यूनिट क्या होगा? एम्पेयर। और उसके बाद चार्ज के यूनिट कोलम्ब और टाइम के यूनिट सेकंड। इसका मतलब यहां से हम कोलम्ब पर सेकंड इसका बेस यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी एक MCQ यूं पूछी जा सकती है। दूसरी MCQ कैसे पूछ सकते हैं? दूसरी MCQ वो आपसे कह सकता है कि इसी की आप डायमेंशन निकाल के दे दें। अब वो आपसे डायमेंशन निकालना पूछ लेगा, तो डायमेंशन निकालने का तरीका भी आपको सिंपल आता है कि करंट का यूनिट क्या है? एम्पेयर है। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो एम्पेयर होगी। लेकिन अगर इसकी डायमेंशन को इन टर्म ऑफ बेस यूनिट लिखना चाहते हैं तो वो इसकी इन टर्म ऑफ बेस यूनिट कैसे होगी? कोलम्ब। और टाइम का यूनिट क्या होगा? डायमेंशन सेकंड ये T आ जाएगी, और ये T इनवर्स। लेकिन जब भी हम डायमेंशन निकालने लगते हैं करंट की, तो ये वाले डायमेंशन नहीं लगाते, बल्कि हम डायमेंशन A लगाते होते हैं। इसलिए सिंपली मैं जस्ट आपको एक डायमेंशन का कंसेप्ट देना चाह रहा था कि किस तरह हम डिफरेंट फार्मूला से डायमेंशन में निकाल सकते हैं। तो मैंने फार्मूला बेस्ड को यूज करते हुए एक बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑप्शन लेते हुए मैंने आपको एक और टाइप की MCQs भी समझा दिए। अच्छा, तो अब मैं इससे रिलेटेड यानी कि फार्मूला बेस्ड MCQ से रिलेटेड दूसरी किस्म की एग्जांपल कराने लगा हूं, और इसके बाद बाकी ऑनवर्ड एग्जांपल आपने बिल्कुल सेम इसी बिहाफ पर करनी है। और वो एग्जांपल हमारे पास क्या है? मैं इसकी स्टेटमेंट रीड करता हूं, और वो स्टेटमेंट ये है कि देखें ये एक MD CAT की MCQ है जो कि 2017 यानी 2017 में आई हुई है। और ये क्या स्टेटमेंट है? देखें कि अरशद इज ड्राइविंग डाउन 7th स्ट्रीट
He drives 150 meter in 18 seconds. Assume he does not स्पीड अप और स्लो डाउन, व्हाट इज हिज स्पीड। यानी कि इस स्टेटमेंट के अंदर आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना। इस स्टेटमेंट के अंदर की पॉइंट्स क्या दिए गए हैं, इस स्टेटमेंट के अंदर जो की पॉइंट है वो ये है कि मैंने सिंपल एक गाड़ी बना दी है और उसके अंदर अरशद सपोज बैठा हुआ है। क्लियर है बात ये। अच्छा, अब वो क्या कहता है कि अरशद गाड़ी चलाता हुआ जा रहा है और उसने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट 150 मीटर कवर किया है और टाइम कितना लगा है, उसके टोटल टाइम लगे 18 सेकंड। सिंपल सी लॉजिक है। अब वो कहते हैं कि बताएं इसकी वेलोसिटी क्या होगी। सिंपल सी बात है, मैं अगर यहाँ मैकेनिक्स वाला फार्मूला यूज करूं और वो मैकेनिक्स वाला फार्मूला क्या होगा, देखें हमें पता है कि एवरेज स्पीड वी एवरेज क्या होती है हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम होता है। तो मैं यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम लिख देता हूँ। ये हमारे पास टाइम आ गया, तो वैल्यूज पुट करें। यहाँ 150 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 18 है, तो हमें यहाँ से सिंपल आंसर क्या मिल जाएगा, ये आंसर मिलेगा 8.33 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये सिंपल हमारे पास इसका ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। ये सिंपल आ गया। अब यहाँ दोबारा से देख लें, अब दोबारा आपको वही बात क्लियर कर रहा हूँ कि एक्सट्रीम वाला, यानी अगर आपको कोई भी ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं आ रहा तो ये ट्रिक हमेशा याद रखें। एमसीक्यू सॉल्व करते हुए तकरीबन 80 to 90% केसेस में ऐसा होगा कि आपको एमसीक्यू का आंसर ऐसा दिया हुआ होगा जिसके अंदर कम से कम एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बाकी 3 ऑप्शन से काफी दूर वैल्यू रखता होगा। जैसे देखें इसके अंदर आपको पहला नजर आ रहा है 0.83, दूसरा आ रहा है 8.33, तीसरा आ रहा है 126 और चौथा आ रहा है 58.33। तो अगर आप देखें तो कौन सा आंसर है, चार्ली ऑप्शन ऐसा है जो कि इन बाकी 3 ऑप्शन से काफी दूर वैल्यू रखता है। इसका मतलब आपने चुप करके क्या करना होगा, इसको क्रॉस कर देना है, यानी ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब आपकी जो चॉइस होगी आंसर्स की वो 3 ऑप्शन में से आपने करनी होगी। क्लियर है बात ये। तो ये था हमारे पास पहली किस्म की कंसेप्चुअल अप्रोच। ठीक है, तो अब हम चलते हैं दूसरी किस्म की अप्रोच की तरफ। अच्छा भाई देखें, तो हमारे पास जो सेकंड नंबर पर कंसेप्चुअल बेस्ड अप्रोच है उसको मैंने क्या नाम दिया है, सेकंड नंबर कंसेप्चुअल बेस्ड अप्रोच को, और वो हमारे पास थी प्ले विद फार्मूलाज और इक्वेशन। यानी उसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन के साथ या फार्मूला के साथ खेलते हैं। अब यहाँ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और वो एग्जांपल क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हम फार्मूलाई के साथ किस तरह इधर उधर की मोल्डिंग करेंगे और उनके साथ खेलते रहेंगे, डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज बना सकते हैं। मैं यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 150, 200 एंड अप टू सो ऑन जितनी मर्जी एमसीक्यू बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। देखते हैं आप कि किस तरह इसमें से एमसीक्यूज बनेंगी और आपको भी इसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा कि हम किस तरह इक्वेशंस के साथ खेल रहे हैं। तो सबसे पहले देखें, मैं 3 फार्मूले लिख दिए, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये फार्मूले आपने एज इट इज याद कर लेना। ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ कि इसको मैं किस किस तरह मोल्ड कर सकता हूँ। एक तो ये देखें, यहाँ से एमसीक्यू यूं पूछ सकता है कि बताएं किस एंगल पर हाइट मैक्सिमम होगी, टाइम मैक्सिमम होगा और रेंज ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगी। एंगल बताना है। आपको पता है कि जब भी हम किसी भी पैरामीटर को मैक्सिमम कंसीडर कर रहे होते हैं वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 वैल्यू देनी चाहिए। तो यहाँ देखें साइन स्क्वायर थीटा है, ये किस एंगल पर मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है। अगर मैं यहाँ पर एंगल 90 डिग्री पुट कर दूं तो ये 90 डिग्री पर साइन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हमें पता लग गया कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर हाइट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और एच मैक्सिमम का फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया, वो है VI स्क्वायर ओवर 2G। सिंपल एक एमसीक्यू तो ये पूछी गई। सिमिलरली वही सेम एमसीक्यू टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल से, उसी तरह के सेम एमसीक्यू रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल से पूछी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि किस एंगल पर दोबारा टाइम मैक्सिमम होगा। तो साइन किस एंगल पर मैक्सिमम हो सकता है, 90 पर। इसका मतलब टाइम भी 90 पर क्या होगा, मैक्सिमम। सो टाइम मैक्सिमम इज इक्वल टू 2
VI डिवाइडेड बाय G हो गया। सिंपल सी बात है, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं कि रेंज किस एंगल पर मैक्सिमम होगा। देखें यहां पर आ चुका है 2, अगरचे है यहाँ साइन लेकिन यहाँ 2 आ चुके हैं, तो अगर मैं 90 पुट करता हूँ तो 90 मल्टीप्लाई टू 180 हो जाएगा। साइन 180 पर आंसर 1 नहीं होता। इसका मतलब हमें यहाँ ऐसा एंगल पुट करना है जिससे साइन की वैल्यू 1 आ जाए। तो अगर मैं इस जगह पर क्या पुट कर दूँ, 45 डिग्री पुट कर दूँ तो 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर मिल जाएगा 90। साइन 90 पर आंसर 1 मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि साइन 45 डिग्री पर रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो पता ये लगा कि रेंज मैक्सिमम किस एंगल पर है, 45 डिग्री पर। VI स्क्वायर ओवर G हो गया। ये हमने 3 तरह की एक मतलब MCQ निकाल ली, एक तरह की जो कि एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। ठीक है, अब दोबारा इसको देखते हैं कि मजीद अब इन मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम टाइम, ये इसमें टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल के अंदर किस तरह आपस में रिलेशन कर सकते हैं। तो अब सिंपली मैं इन दोनों का रिलेशन भी बना सकता हूँ, मैं इन दोनों का रिलेशन भी बना सकता हूँ, मैं हाइट और रेंज का रिलेशन भी बना सकता हूँ। अगर मैं सबसे पहले, बड़ी मशहूर MCQ है कि मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज का रिलेशन बनाऊं तो कैसे बनेगा। देखें हाइट मैक्सिमम हमारे पास क्या होगा, H मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहां पर देखें ये हमारे पास है VI स्क्वायर ओवर G। VI स्क्वायर ओवर G किसके बराबर है, R मैक्सिमम के। तो ये मेरे पास जो VI और स्क्वायर ओवर G है इसको मैं किसके बराबर कंसिडर कर लूं, R मैक्सिमम के। तो यहां आ गया हमारे पास R मैक्सिमम और ये जो नीचे 2 ठहरा हुआ इसको एज इट इज मैंने लिख दिया। तो देखें मुझे एक रिलेशन मिल गया और वो रिलेशन क्या है कि मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम यूं कंसिडर कर लें कि मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज से क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि 2 इंटू H मैक्सिमम विच इज इक्वल टू R मैक्सिमम। यानी यहां से क्या पता लगा, यहां से पता लगा कि हमेशा मैक्सिमम रेंज हमेशा मैक्सिमम हाइट से 2 गुना होती है। यहाँ से आप एक और MCQ बना सकते हैं। वो MCQ क्या है, देखें दोबारा वो आपको एक MCQ दे दे और उसके अंदर वो आपको कहे कि फर्ज करें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंटर है मेरे पास, इस पॉइंटर को मैंने फेंका है 10 मीटर बुलंदी पर, उसकी जो हाइट मैक्सिमम 10 मीटर है। बताएं अब इसकी रेंज कितनी होगी, मैक्सिमम रेंज। सिंपल सी बात है कि मैं 10 को क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर मिल जाएगा 20। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि जो इसकी मैक्सिमम रेंज होगी वो कितनी होगी, 20 मीटर होगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह मैं MCQs में से MCQs निकाले जा रहा हूं। एक फार्मूला लिया और उसके अंदर से नया, उसके अंदर से नया, उसके अंदर से नया। तो इस तरह देखें, इस चीज को मैं नाम देता हूं इक्वेशन के साथ खेलना। और जिस स्टूडेंट को इस तरह इक्वेशन के साथ खेलना आ जाता है वो कभी भी कंसेप्चुअल किस्म के फार्मूले में मार नहीं खाएगा। तो आपने इस तरह क्या करना होगा, अब आपने फार्मूला शीट लेनी है, एक चैप्टर निकालना है, उस चैप्टर को निकाल के उस चैप्टर की पूरी फार्मूला शीट बनानी है। फार्मूला शीट बना के उन तमाम फार्मूलाई के दरमियान अगर कोई एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है तो वो एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, वरना आप हर फार्मूले के अंदर क्या करें, रिलेशन बनाएं। यानी कि उन फार्मूले के साथ आप खेलते नजर आएं और एक चैप्टर के फार्मूलों को दूसरे चैप्टर के फार्मूलों से मिलाएं, मिक्सअप करें, दूसरे चैप्टर के फार्मूलों को तीसरे चैप्टर के फार्मूले से। इस तरह आप एक साइंटिफिकली और कंसेप्चुअल अप्रोच की तरह मूव करेंगे और आपका माइंड ब्रॉड होगा। क्लियर है बात ये। तो अब हम चलते हैं एक दूसरी किस्म की ट्रिक की तरफ, यानी एक दूसरी किस्म की एग्जांपल ले सकता हूँ। दूसरी किस्म की एग्जांपल लेने से पहले यहाँ आपको ये बात क्लियर कर लूँ कि जिस तरह मैंने इनके दरमियान बनाया, इस तरह टाइम और रेंज के दरमियान बना सकते हैं, टाइम और हाइट के दरमियान बना सकते हैं। सिमिलरली इनको डिफरेंट एंगल पर भी बना सकते हैं। जैसे हमें पता है कि एंगल की अगर मैं बात करूँ तो एंगल 0 डिग्री पर हम कर सकते हैं कि 0 डिग्री पर हाइट और रेंज के दरमियान का रिलेशन होगा, 0 डिग्री पर हाइट और टाइम के दरमियान क्या रिलेशन है। इसी तरह फिर मैं 30 डिग्री पर कह सकता हूं कि 30 डिग्री पर हाइट और टाइम के दरमियान क्या रिलेशन है, 30 डिग्री पर हाइट और रेंज के दरमियान क्या रिलेशन है। इसी तरह फिर मैं कह सकता हूं 45 डिग्री पर हाइट और रेंज के दरमियान क्या रिलेशन है, हाइट और टाइम के दरमियान क्या रिलेशन है। इसी तरह 60 डिग्री पर हाइट और
टाइम के दरमियान क्या रिलेशन है, हाइट और रेंज के दरमियान क्या रिलेशन है, टाइम और रेंज के दरमियान क्या रिलेशन है। सिमिलरली 90 डिग्री एंड अप टू स्वान आप क्या कर सकते हैं, इस तरह मुख्तलिफ एंगल्स पर आप इनके दरमियान रिलेशन बना सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन किस्म की आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। अगर आप पूरी बुक की इस तरह प्रैक्टिस करते चले जाएं तो इस प्रैक्टिस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि इस तरह के अगर कोई MCQs आएंगे तो उनमें आप कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। तो आपको इस तरह के MCQs हर हालत में हल हो जाएंगे। क्लियर है बात ये। अब मैं इससे रिलेटेड एक दूसरी किस्म के फार्मूला भी आपस में रिलेशन बना के दिखा देता हूं ताकि आपको मजीद भी क्लियर हो जाए। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एग्जांपल की तरफ। अच्छा, तो मैंने इसके लिए एक दूसरी एग्जांपल चूज किया और ये बड़ी मशहूर सी एग्जांपल है और मोस्टली बच्चों को ये एग्जांपल पता भी होती है, लेकिन मेरा यहाँ ये एग्जांपल कराने का मकसद ये था कि हम डिफरेंट एग्जांपल्स को और डिफरेंट फार्मूलाई को डिफरेंट चैप्टर के, अब आपने प्रैक्टिस करनी होगी डिफरेंट चैप्टर्स के फार्मूलाई को आपस में इंटर कन्वर्ज करना, उनको आपस में मर्ज करना, उनके साथ खेलते रहना। और यही चीज़ें ही बड़ी इंटरेस्टिंग है और यही चीज़ें मेरी फेवरेट चीज़ें हैं जिसके साथ मैं बड़ा आसानी के साथ एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में मर्ज करता रहता हूं। और जिस दिन आप लोग इस तरह की मर्जिंग सीख जाएंगे तो उस दिन आपको फिजिक्स की इस टाइप के MCQs कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे। ठीक हो गया। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह मैं मर्जिंग कर सकता हूं। देखें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² है। यहां मैं काइनेटिक एनर्जी को सिंपल E से रिप्रेजेंट कर देता हूं। क्लियर है बात ये। और यहां मोमेंटम का फार्मूला है P इज इक्वल टू mv, ये हम जानते हैं। तो अगर मैं यहां पर इसको यूं करूं, मोमेंटम को इसके अंदर मर्ज करना चाहता हूं, मोमेंटम है mv के बराबर। क्लियर है बात ये। मेरे पास यहाँ m है और v² है और मैं यहाँ इसको यूं लिख सकता हूं 1/2 m v² की जगह v.v लिख सकता हूं। क्लियर है बात ये। अब ये जो हमारे पास mv है, ये हमारे पास mv मोमेंटम के बराबर है, तो इसमें mv की जगह क्या लगा दूं, p लगा दूं। तो ये हमारे पास इस mv की जगह आ गया p और बाकी जो पूरा फैक्टर है उसको मैं एज इट इज रहने देता हूं। और ये हमारे पास है 1/2 और ये v आ चुका है और ये e आ गया। क्लियर है। अब आप देख रहे हैं कि एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान मैं रिलेशन निकालने लगा हूं और वो रिलेशन क्या होगा, एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान जरा रिलेशन देखें तो ये बना 2e, ये 2 जो है वो इस साइड चला जाएगा और ये हमारे पास जो v है ये नीचे आ जाएगा 2e/v विच इज इक्वल टू p हो गया। क्लियर है बात। यानी कि मोमेंटम और एनर्जी के दरमियान रिलेशन हमें ये मिल गया। अच्छा, तो इससे हम एक दूसरी तरह के भी रिलेशन बना सकते हैं और वो रिलेशन कुछ इस तरह है। देखें कि एनर्जी का मैंने फार्मूला लिखा और एनर्जी का फार्मूला इज इक्वल टू 1/2 mv², सिंपल लिख दिया। अब मैंने इसमें m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दिया। क्लियर है बात। अब ये वाला जो m है इस m के साथ मिलकर ये बना देगा 1/2 m² v² और नीचे जो m मौजूद है उसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं। क्लियर है बात ये। और ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। ठीक है। अब वो जो ऊपर हमारे पास मोमेंटम था P इज इक्वल टू mv, उसका स्क्वायर ले लेता हूँ। स्क्वायर लेने से मिला P² इज इक्वल टू m² v²। अब यहाँ m² v² की जगह क्या आ गया, p²। तो ये वाला जो हमारे पास पैरामीटर है इस जगह पर m² v² की जगह मैं क्या लगा दूं, p²। तो ये हमारे पास आ गया जी p² और ये नीचे हमारे पास क्या मिल गया, E इज इक्वल टू 1/2 और ये m एज इट इज आ गया। अब यहां से मुझे मोमेंटम का रिलेशन क्या मिला, 2me विच इज इक्वल टू p², या फिर इसको यूं लिख सकते हैं 2me अंडर रूट टोटल का विच इज इक्वल टू p हो गया। तो देखें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान ये रिलेशन भी बना लिया, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान ये रिलेशन भी बना लिया। फर्क सिर्फ कितना है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर m मौजूद नहीं है इस फार्मूले में, जबकि इस फार्मूले के अंदर वेलोसिटी मौजूद नहीं है। क्लियर है बात ये। अच्छा, अब इसमें अगेन बाई वन गेट वन फ्री। चलें इसके अंदर मैं मजीद आपको मजीद और तरह के MCQs बना देता हूं कि किस तरह चल सकते हैं। देखें ये फार्मूला बना, ऊपर पहले वाला फार्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। 1/2 वैसे कांस्टेंट होता है, मैथ्स किसी ऑब्जेक्ट का हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहां से हमें एनर्जी का एक रिलेशन मिल गया, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² हो गई।
क्लियर बात ये। अच्छा, इसी तरह अब ये मैंने रिलेशन बनाया, इस रिलेशन के मुताबिक अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लूं और टू भी कांस्टेंट है, यानी अगर वो एमसीक्यू में यूं कह दे कि एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा है, तो बताएं उसके एनर्जी और मोमेंटम क्या है। तो याद रखें एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के डायरेक्टली है, प्रोवाइडेड दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सिंपल से ये हो गया हमारे पास। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इस रिलेशन की, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें, मैं यहाँ पर m कांस्टेंट मान लूं और 2 भी वैसे ही कांस्टेंट है, तो यहाँ से मैं क्या मिल रहा है जी कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट प्रोवाइडेड दैट m इज कांस्टेंट। तो इस तरह की प्रोपोर्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम रिलेशन बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की आप बेतहाशा एमसीक्यूज बनाते जाएं और इक्वेशंस के साथ खेलते जाएं। इस तरह आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि आपने अपनी एक बुक खोलनी, बुक खोलने के बाद सबसे पहले पहला चैप्टर उठाना है। उस पहले चैप्टर के अंदर आपने हर एक टॉपिक के फार्मूले लिख लेने, फार्मूला शीट बना लेनी, और फार्मूला शीट बनाने के बाद आपने उनके साथ क्या करते जाना है, खेलते चले जाना है, यानी कि उनको आपस में मर्जिंग करनी है। और उसके बाद और वो पूरे की पूरी आपने रिलेशन मेंटेन करते चले जाने हैं। नेक्स्ट उसके बाद दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर। जब आप चैप्टर वाइज ये सारा काम कर लेंगे, फिर आपने क्या करना होगा, एक चैप्टर के फार्मूलाई को दूसरे चैप्टर के फार्मूलाई से मर्ज करना होगा। इस तरह आपको क्या होगा, फिंगर टिप्स पर तमाम के तमाम फार्मूलाई रिकॉल हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये इस पहली वीडियो के अंदर ये 2 पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए। बाकी जो 3 हमारे पास अप्रोचेज हैं, 3 किस्म के एमसीक्यूज, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।